वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोहित एकेडमी में। आज के दिन मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद काफी वेटेज रखता है, इस टॉपिक में से महाराष्ट्र सीईटी में मैक्सिमम पोर्शन क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही वो टॉपिक है जहां से महाराष्ट्र सीईटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करता है। कहने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक महत्व रखता है, लेकिन महाराष्ट्र सीईटी में अभी तक अल्टरनेटिंग करंट से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निट में एक मॉडरेट टॉपिक कहलाएगा। ये मॉडरेट का मतलब यहां से ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन खास बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के लिए आपके पुराने कुछ चैप्टर्स जिनका नाम ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशन के चैप्टर का एप्लीकेशन और उसी टाइप के क्वेश्चन का या उसी टाइप के कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन यहां पर होता है। अगर मैं जेडब्ल्यू मेंस की बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। पिछले टॉपिक में आपने और हमने यह सीखा था कि किस तरह से रोटेटिंग कॉइल, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही थी तो रोटेट करने से वहां पर एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ डेवलप हुआ था। तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग चैप्टर हम यहां पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देख चुके थे। इस पूरे लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, जनरेट कैसे होता है, इसकी जरूरत क्या होती है। भाई डायरेक्ट करंट था आपके पास में, डीसी आप जानते थे, फिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी। कौन कौन से इक्विपमेंट ऐसे हैं घर में, जैसे कि आप देख सकते हैं, फैन देख सकते हैं, पंखा, इंडक्शन हीटर देख सकते हैं, कुछ डिवाइस ऐसी देख सकते हैं जो घर में एसी पे काम कर रही है, और कुछ डिवाइस टीवी देख सकते हैं, अदर अप्लायंसेस देख सकते हैं जो एसी पे लगे जरूर हैं लेकिन एसी पे काम नहीं कर रहे। तो ऐसा कौन सा फिनोमेना है, ऐसी कौन सी बात है जिससे एसी को प्रेफर किया जाता है। इस लेक्चर में फिर मैं ये डिस्कस करूंगा एसी का बिहेवियर क्या होता है, एसी के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, एसी की पीक वैल्यू किसे कहते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू किसे कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसे कहते हैं, एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। वी विल टॉक कि हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर एसी। हम ये भी बात करेंगे कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एसीज जो हैं, जैसे साइनोसॉइडल हो गया, हाफ वेव रेक्टिफाइड एसी हो गया, फुल वेव रेक्टिफाइड हो गया, कितने टाइप के एसी होते हैं, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस पे पूरी चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की बात शुरुआत करते हैं। स्क्रीन से बोर्ड पर चलते हैं और चल के सीखते हैं कि एसी क्या होता है, इसकी वैल्यू। देखिए, जब एसी की बात मैंने आप लोगों से की, इंट्रोडक्शन पे चर्चा की, तो मेरा पहला क्वेश्चन यह था कि एसी आता कैसे है, बनता कैसे है। तो मैं छोटा सा 1 से 1.5 मिनट का वापस से आपको रिकैप करवाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पढ़ा था कि एसी कैसे बनता है। मैंने कहा था कि मान लीजिए आपके पास में एक कॉइल है, कोई ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन परफॉर्म कर रही है, कोई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल परफॉर्म होती है, मोशन परफॉर्म करती है, तो जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। फ्लक्स को लिख सकते हैं आप एंगुलर स्पीड ओमेगा से, दैट इज थीटा बाई टी। फ्लक्स को लिखा जाता है मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो आप जानते हैं ओमेगा थीटा बाई टी होता है, तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे सेकंड लॉ देख चुके थे हम लोग। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं माइनस डिफरेंशिएशन फाई के प्लेस पे आप लिख सकते हैं बी मॉड ए कॉस ओमेगा टी। सो ई कैन बी रिटन माइनस मॉड बी माइनस मॉड ए डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। ई आ गया माइनस मॉड बी माइनस मॉड ए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ई इक्वल टू आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के एन हो तो ये आ जाता है एन बी ए साइन ओमेगा टी। इसे लिखा जाता है ईएम मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। देखो बेसिकली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ चुके हैं ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा डायरेक्टली ऐसे देख रहा है तब भी मैंने उसको ये बात बताई। अगर उसको ये सीखना है कि ये क्या है, ये क्या है, तो मेरा एक ही सजेशन है, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर नहीं है तब तक एसी पे देखना मत, एसी को मत देखना, क्योंकि जब तक वो चीज क्लियर नहीं है तब तक इसे समझने में दिक्कत होगी आपको। अब देखिए EM sin ओमेगा टी, तो इसे चाहें तो आप वापस से ऐसा भी लिख सकते हैं, sin ओमेगा टी को sin थीटा भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन थीटा ऑल्सो, थीटा के टर्म में ओमेगा टी, EM मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ये देखिए ग्राफ, ये ग्राफ होता है इसका, ये वैल्यू कहलाती है प्लस EM और ये वैल्यू कहलाती है माइनस EM, ये वैल्यू कहलाती है प्लस EM, ये वैल्यू कहलाती है माइनस EM। 0 से कैपिटल T, यहां से यहां तक का टाइम T/2, T/4 और 3T/4, इसे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी मैक्सिमम वैल्यू चाहे वोल्टेज के टर्म में आप डिफाइन करें या करंट के टर्म में करें। अब इसमें एसी क्यों कहा जाता है इसको भी देखिए ध्यान से। 0 टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। T/2, T/4, ये आपके पास में 3T/4 निकल कर आता है। ये मैं करंट और ओमेगा टी इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट एंड ओमेगा टी। तो आप चाहें तो ओमेगा टी मतलब एंगल थीटा के टर्म में बात की जा रही है, वी आर टॉकिंग इन टर्म ऑफ थीटा। तो थीटा मतलब ये पाई बाय ये टोटल 2 पाई, ये आपके पास पाई/2 और 3π/2 इस तरह से लिखा जा सकता है, प्लस IM माइनस IM। देखिए हाफ पोर्शन पॉजिटिव है, हाफ पोर्शन नेगेटिव है, यहां देख सकते हैं आप, हाफ पोर्शन पॉजिटिव है, हाफ पोर्शन नेगेटिव है, दिख रहा है यहां से। तो हाफ पॉजिटिव है, हाफ नेगेटिव है, वापस देखिए यहां पे हाफ पॉजिटिव है, हाफ नेगेटिव है। तो अल्टरनेटिंग करंट का डेवलपमेंट कुछ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेशन होता है तब होता है। अगला क्वेश्चन ये आता है, एसी प्रोडक्शन समझ में आ गया, इसे अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों कहते हैं। रीजन साफ है, कुछ समय के लिए पॉजिटिव है, कुछ समय के लिए नेगेटिव है, फिर से पॉजिटिव है, कुछ समय के लिए नेगेटिव है, मतलब जिसमें पोलैरिटी समय के साथ बदलती है, जिसमें पोलैरिटी टाइम के साथ में चेंज होती है, उसे अल्टरनेटिंग कहा जाता है। व्हेन द पोलैरिटी चेंज विद टाइम, समय के साथ में जब पोलैरिटी बदलती है तो इसे क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, क्या एसी का हमेशा शेप ऐसा ही होना चाहिए, क्या एसी हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, साइन कर्व ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एसी साइन के अलावा भी इतने तरह से बताया जा सकता है, मतलब केवल साइन कर्व नहीं, ये एसी भी ऐसी कहलाते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये Y E मान लेते हैं ओमेगा टी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये E इक्वल टू EM कॉस ओमेगा टी, ये दिस इज ऑल्सो एसी। अभी आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो एसी, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्मेट में एसी अवेलेबल है, ये कॉस में अवेलेबल है। वैसे ही ये आपके पास में सॉ टूथ एसी आ जाता है, E that is EM and that is ओमेगा टी। सॉ टूथ, स्क्वायर वेव, कोसाइन वेव, साइन वेव, इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी एसी एग्जिस्ट कर सकता है। अब एसी प्रोडक्शन हो गया, अब एसी के रिलेटेड कुछ छोटे टर्म्स आप समझिए कि क्या 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 टर्म डिफाइन किए जाते हैं। देखिए यहां पर क्या था, मैंने अभी आपसे कहा E इक्वल टू EM, ये प्लस ये माइनस, माइनस EM, E इज रिटन एज EM साइन ओमेगा टी। पहला टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी बार ऐसे चक्कर लग रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर कितनी बार ऐसे चक्कर लग रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इससे पहले हमने आपको टाइम पीरियड के बारे में चर्चा कर चुका था, तो अगर बोला जाए तो प्राइमरीली टाइम पीरियड देखा जाता है, तो सेकंड नंबर पे से कह देता हूं फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। पहले नंबर पे मैं टाइम पीरियड पहले ही बता चुका था आपको। टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल,
टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड को टी सेकंड में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, 1/सेकंड, 1/सेकंड को हर्ट्ज भी लिखा जाता है और हर्ट्ज को सीपीएस भी लिखा जाता है। सीपीएस का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। सीपीएस का मतलब क्या होता है बच्चों? साइकिल पर सेकंड। रिपीटिंग वंस अगेन, सीपीएस का मतलब क्या होता है? साइकिल पर सेकंड। इस तरह से भी फ्रीक्वेंसी को बताया जा सकता है 1/t सीपीएस। नाउ ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2π/T, दैट इज 2π into f। ओमेगा यूनिट क्या होती है ओमेगा के लिए? तो याद रखें रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी? तो हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू em साइन ओमेगा के प्लेस पे 2π/T into स्मॉल t, इक्वल टू em साइन 2π/ft। देखो कई किताबों में न्यू लिखा होता है, न्यू, इसे f मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कहा जा सकता है। बच्चों आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 10 पाई किया तो 31.4 होती है। ये काम आता है वैल्यूज, कई बार दिया रहता है। 100 पाई हुआ तो डायरेक्टली 314 होती है। कई बार π/2 की वैल्यू दी जाती है, कई बार 2 पाई की वैल्यू दी जाती है। सो π/2 मतलब ये आ जाता है आपके पास में 1.57। 2 पाई दिया रहता है, इसका मतलब आता है 6.28। कई बार 628 दिया रहेगा आपको तो आप समझ जाना 200 पाई गिवन है। कई बार आपको 62.8 गिवन होगा तो आप समझ जाना 20 पाई आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज जो यहाँ पे काम आने वाली है, जिन वैल्यूज की मदद से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू एसी की आप समझ चुके हैं, पीक वैल्यू आप एसी की समझ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी आप समझ चुके हैं। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो हम यूज कर रहे हैं वो 200 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और वोल्टेज कितना होता है? तो 220 वोल्ट अप्लाई होता है। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ यहां से यहां तक ऐसा गया, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर से जीरो। तो एक साइकिल में जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वन साइकिल, तो देखो ये 2 बार जीरो हो रहा है, 1 2। वैसे बेसिकली जीरो से शुरुआत हो रही है तो जीरो से शुरू होकर मैक्सिमम, एक बार मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर जीरो। तो 2 बार जीरो और 2 बार मैक्सिमम हो रहा है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर 1 2 3 बार हो रहा है। नहीं भैया, यहां से तो शुरू हो रहा है, शुरू होने के बाद मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, फिर जीरो। तो वन साइकिल में 2 बार जीरो होता है, 2 बार मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है वन साइकिल के अंदर। अब ये एसी कहलाता है। तो कई बार आप किताबों में ऐसा डायग्राम भी देखोगे, यू विल कम टू द नो लाइक दिस डायग्राम, दिस इज ऑल्सो एसी, दिस इज ऑल्सो एसी और डीसी। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि ये एसी है कि डीसी है। देखो इसमें से ये पार्ट गायब हो चुका है, ठीक है। तो आई विल डिस्कस कि इसे कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहां तक बातें समझने के बाद आप और हम अब चर्चा करते हैं कि जब एसी फ्रीक्वेंसी पता चल गई, टाइम पीरियड समझ में आ गया, मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ गई, एसी कौन कौन से अप्लायंसेस में यूज होती है घर में? तो रेफ्रिजरेटर में आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फैन के अंदर देख सकते हैं, इंडक्शन हीटर के अंदर आप देख सकते हैं, यहां पर एसी के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। पर क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों ऐसा, क्यों कि हम डीसी के केस में कंपैरिजन में एसी को प्रेफर करते हैं? तो कमर्शियल पर्पस से, लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसी ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए हम इसे कमर्शियल पर्पस और लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफर कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन एसी को लेकर आता है कि एसी किस तरह से डीसी से डिफरेंट होता है? एसी किस तरह से डीसी से डिफरेंट होता है? एसी और डीसी में क्या अंतर है? तो भैया पहला मैं बात करता हूं कि एसी यहां पे लिखते हैं, हम बात करते हैं डीसी हम यहां पे लिखते हैं। एसी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली? तो सिंबॉलिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डीसी को कैसे किया जाता है? प्लस माइनस किया जाता है, या ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पॉजिटिव और ये आपके पास में नेगेटिव। एसी मतलब यूनिडायरेक्शनल या मल्टीपल डायरेक्शन, तो लगातार जिसका समय के साथ में पोलैरिटी बदलता है उसे आप एसी कहते हैं। ये हो गया ईएम, माइनस ईएम, ये हो गया प्लस ईएम, और ये हो गया आपके पास माइनस ईएम। अच्छा, डीसी का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल, समय के साथ में डायरेक्शन नहीं चेंज होती, समय के साथ में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जैसे देखिए यहां पर आपके साथ में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टाइम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है।
तो ये कांस्टेंट है इस तरह से। गॉट द पॉइंट। एक और बात, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और वोल्टेज आपके पास में 220 वोल्ट हम बात करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है या हमेशा कांस्टेंट है? चेक करो यहां से इस तरह से, ये रिपीट हो रहा है या कांस्टेंट है? सर बोले हमको तो रिपीट कुछ दिख नहीं रहा है, तो कांस्टेंट है। तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, रिपीट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है। अच्छा, एसी डीसी का मतलब ये भी होता है, ऐसा भी हो सकता है पर ये डीसी कहला सकता है। पोलैरिटी देखो क्या है, पॉजिटिव है, पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसे कहते हैं डीसी हैविंग द कंपोनेंट ऑफ एसी। ऐसा डीसी जिसमें पल्सेटिंग है, पल्स फॉर्म में है, पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है इसे। कौन सा डीसी कहा जाता है? पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। तो हमने देखिए सिंबल समझ लिया, डायग्राम समझ लिया, फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ लिया। अब एक क्वेश्चन यहां पर एसी और डीसी को लेकर जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं वो ये है कि एसी का जो ये इक्वेशन होता है, जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूं, इसे एंगल के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, कई बार इसे टाइम के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, कई बार थीटा के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, पाई के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ये देखिए, फिर से आपके पास में देखिए ध्यान से। सपोज ये टाइम के टर्म में करते हैं, कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा t/2, तो ये आ जाएगा t/4 और ये आ जाएगा 3t/4। ठीक है, मान लो 2 पाई के टर्म में करते हैं, तो 2 पाई का हाफ पाई, पाई का हाफ पाई/2 और ये आ जाता है 3π/2। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, क्या डिस्कस किया? ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। सो t इक्वल टू 2π/ω लिखा जाता है। तो t/2 लिखना है तो भी आप क्या लिख सकते हैं? 2π/2ω, दैट इज π/ω। t/4 लिखना है तो क्या लिखा जा सकता है? सो 2π/4ω, सो π/2ω। t/4 के बाद 3t/4 लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है? 3t/4 को लिखा जा सकता है 3π/2ω। वापस सुनिएगा, t इक्वल टू कितना? 2π/ω। t/2 इक्वल टू कितना? 2π/2ω। 2 से 2 कैंसिल, π/ω। t/4 कितना? t/4 मतलब इसका भी हाफ, सो t/4 इससे डिवाइड कर दिया 4 से, तो π/2ω आ चुका है। 3t/4 तो 3π/2ω आ चुका है। अच्छा, अगर आप इस टर्म में भी एक्सप्रेस करना चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0 से लेकर ये हो गया आपके पास 2π/ω, ये हो गया आपके पास π/ω, ये हो गया आपके पास में π/2ω, ये हो गया आपके पास में 3/2π/ω। अब देखो ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 2π होता है 360 डिग्री, सो पाई हो जाएगा आपके पास में 180 डिग्री, π/2 हो जाएगा आपके पास में 90 डिग्री, पाई प्लस π/2 3π/2, दैट विल बिकम 270 डिग्री। तो डिग्री के टर्म में भी एक्सप्रेस करो तो भी किया जा सकता है। मतलब मैं अगर ऐसा एक्सप्रेस करूं समझाने के नजरिए से, इस तरह से, ये ऐसा, ये ऐसा, तो 0 से 2π, ये पाई, ये π/2, ये 3π/2, जो कि मैं अभी बता भी चुका था। ये वोल्टेज भी हो सकता है या ये करंट भी हो सकता है, दिस में भी वोल्टेज, दिस में भी करंट ऑल्सो। सो यहाँ से इस तरह से आता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हमने क्या किया? इसे लिखा 0 से 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री, कुछ ऐसा बताया जा सकता है। सो वी कैन एक्सप्रेस या वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट ग्राफ ऑफ एसी, इस तरह से बताया जा सकता है। अब हम ये समझेंगे कि एसी के लिए कुछ 3 तरह की वैल्यू डिफाइन की जाती है। मतलब पूछा जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी के बाद में पूछा जाता है कई बार कि बताइए मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू क्या है और रूट मीन स्क्वायर क्या है। तो 3 टर्म समझिए ध्यान से, कौन कौन से 3 टर्म डिफाइन किए जाते हैं? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का एक और नाम होता है जिसे क्या का नाम दिया जाता है? मीन वैल्यू। दूसरा एक और डेफिनेशन जिसे लिखा जाता है मीन ऑफ स्क्वायर, और तीसरा एक और डेफिनेशन आता है जिसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझना ध्यान से बच्चों, क्या एवरेज वैल्यू ऑब्लिक मीन वैल्यू। दूसरा हम क्या बात करते हैं? मीन ऑफ स्क्वायर, और तीसरा हम क्या बात करेंगे? रूट मीन स्क्वायर के बारे में बात करेंगे।
देखो, इन्हें सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इन्हें निकालने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको पूरी डिटेल मेथड समझाऊंगा, डिटेल मेथड आपको जानकारी रहे। वो डिटेल मेथड एनसीईआरटी की किताब पढ़ते समय काम आएगी, वो डिटेल मेथड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ते समय काम आएगी, वो डिटेल मेथड आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए काम आएगी, वो डिटेल मेथड थ्योरेटिकल पेपर होते हैं तब काम आएगी। पर वो डिटेल मेथड से हम ना तो निट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। बेसिकली शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि ऐसा होने से ऐसा होता है, उसे हम आपके साथ में शेयर करेंगे। मैं आपके साथ में वो शेयर करूंगा किस तरह से आप वन लाइन आंसर निकाल पाएंगे, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों, अगर आपको एसी बहुत अच्छा करना है, इफ यू हैव टू परफॉर्म वेल इन एसी, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना जरूरी है, आपको ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है। और अगर आपके पास में ये नॉलेज नहीं है तो मैं आपके साथ में वो शेयर करने वाला हूं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में आगे मैं वो डिस्कस भी करने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ किसी भी फंक्शन की क्या डिफाइन की जाती है। तो पहले तो उसके ऊपर बार लगाया जाता है। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू t1 से t2, कोई भी फंक्शन को डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर t1 से t2 आप dt ले लीजिए, ये एवरेज वैल्यू हो गया। अगर आपसे बोला कि एवरेज करंट निकालो, तो भी आप ऐसे ही निकालने वाले हैं, t1 से t2 करंट लिखेंगे it dt और इंटीग्रेट करेंगे आप t1 से लेकर t2 तक dt। एवरेज करंट के बाद में एवरेज वोल्टेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करने वाले? एवरेज वोल्टेज आपसे पूछ लिया जाए तो t1 से t2 vt dt, t1 से t2 ये आपके पास में dt आ चुका है एवरेज वोल्टेज। अब एवरेज के बाद मीन ऑफ स्क्वायर बोला जाए। मीन ऑफ स्क्वायर मतलब पहले फंक्शन का स्क्वायर करना है, बाद में मीन लेना है। तो देखो कैसे निकाल किया जाता है। कोई भी फंक्शन होगा, पहले उसका स्क्वायर करेंगे, बाद में उसका मीन लेंगे। तो पहले क्या किया? स्क्वायर किया फंक्शन का, फिर उसका मीन लिया t1 से t2। हम बात करेंगे t1 से t2, वापस से हम बात करेंगे dt के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आएगा। स्क्वायर किया t1 से t2 f स्क्वायर t dt, t1 से t2 dt आपके पास में, उसका मीन लिया। सो अगर आपसे बोला जाए मीन ऑफ स्क्वायर करंट बताओ, मीन ऑफ स्क्वायर करंट, तो पहले स्क्वायर करो, बाद में मीन लो, फिर आप करेंगे t1 से t2, कोई भी लिमिट हो सकती है। स्क्वायर किया टाइम डिपेंडेंट करंट का, मीन लिया, t1 से t2 dt के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा है रूट मीन स्क्वायर। कौन सा? रूट। तीसरा है रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो जो आखिरी में आ रहा है उसे पहले करना है, जो आखिरी में आ रहा है उसे पहले करना है। आखिरी में क्या आ रहा है चेक करो ध्यान से, अंडरस्टैंड फर्स्ट। आखिरी में आ रहा है स्क्वायर, तो पहले किसी भी फंक्शन का स्क्वायर करो, फिर क्या करो? मीन मतलब उसका बार लो, फिर क्या करो? उसका अंडर रूट लो। तो इसे क्या कहा जाएगा? फंक्शन की आरएमएस वैल्यू टाइम डिपेंडेंट। आरएमएस वैल्यू वो भी टाइम डिपेंडेंट, स्क्वायर, स्क्वायर बार। तो मतलब रूट मीन स्क्वायर अगर निकालना है तो मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर इस वैल्यू के इक्वल होगा। देखो वापस से सुन लो, हमने क्या किया? रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है। किसी भी फंक्शन का अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे दिया और आप उसका स्क्वायर निकाल लेते हो तो वो मीन ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर निकाल लेते हो तो क्या आ जाएगा? मीन ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहां से आपने रूट मीन स्क्वायर की मदद से मीन ऑफ स्क्वायर निकालना सीखा और मीन ऑफ स्क्वायर की मदद से रूट मीन स्क्वायर निकालना सीखा। अब देखो आपके मन में चल रहा होगा सर आपने ये वैल्यू डिफाइन तो कर दी, लेकिन इनका क्या यूज है, इन्हें कैसे यूज करते हैं, इनको निकालते कैसे हैं? तो चिंता ना करें, वही हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। एक मेथड सिखाऊंगा इंटीग्रेशन, मैं मना करूंगा इंटीग्रेशन प्रेफर ना करें बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे ग्राफ मेथड, शॉर्टकट मेथड। मैं कहूंगा कि कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करते समय, मेंस की तैयारी करते समय, निट की तैयारी करते समय, महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी करते समय उस मेथड को आप अच्छे से कमांड करें, उस पर काम करें। वो आपका समय बचाएगी और आपके मार्क्स ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगी। देखिए यहां पर तो अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, पहला लेंगे हम एवरेज वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू।
तो एवरेज वैल्यू क्या होगा? किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एवरेज वैल्यू। मैंने कहा एवरेज निकालना है तो क्या करो, किसी भी फंक्शन का बार निकालना है तो t1 से t2 इंटीग्रेट करो फंक्शन को, t1 से t2 dt यहां तक इंटीग्रेट करो। चलिए पहले हम बात करते हैं कहां से। मैं बात करता हूं i इक्वल टू आई एम, कोई AC है साइन ओमेगा टी। चाहते तो i इक्वल टू आप इसे कैसा लिख सकते थे, आई एम साइन थीटा ऑल्सो। भाई अगर थीटा के टर्म में दिया हुआ है फंक्शन, इफ द फंक्शन इज गिवन इज टर्म ऑफ थीटा एफ बार थीटा, तो आप क्या करने वाले, सिंपली थीटा 1 से लेकर थीटा 2 एफ थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ये आ जाएगा आपके पास में डी थीटा। इसमें कुछ भी चेंजेस की जरूरत नहीं है, बस टाइम है उसके प्लेस पे आप ऐसा लिख देंगे। तो कई बार किताबों में आई एम साइन ओमेगा टी ओमेगा के टर्म में दिया रहता है, कई बार किताबों में थीटा के टर्म में दिया रहता है। देखिए अलग अलग किताबों के अलग अलग राइटर्स के अलग अलग कन्वेंशन होते हैं, तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। फंक्शन टी में है तो लिमिट टी में है, इंटीग्रेशन टी में है। फंक्शन थीटा में है तो लिमिट थीटा में है, इंटीग्रेशन थीटा में। हम दोनों ही करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं दोनों से बताऊंगा, दोनों से बताने के बाद आगे मैं किसी एक तरीके से बताऊंगा और कहूंगा कि जैसा दूसरा तरीका अगर कभी पूछा जाता है तो आप सॉल्व कीजिए। तो देखो पहला तरीका क्या है, हम y इक्वल टू अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। आप देख सकते हैं ये y है, ये थीटा है आपके पास में। थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, थीटा 360 डिग्री है आपके पास में, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है और आपके पास में 270 डिग्री है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू साइन थीटा, या कह सकते हैं y एक्सेस के प्लेस पे i इक्वल टू आई एम साइन थीटा। सो y मतलब आई एम कह देता हूँ, ये यहाँ पर वाई एम, आई ये रही मैक्सिमम वैल्यू, ये रही मिनिमम वैल्यू। चलिए इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। सो इनिशियली थीटा शुरू कहाँ से हो रहा है, तो 0 से। फाइनली कहाँ पर जा रहा है, मतलब थीटा 2 कितना आ रहा है, 360 डिग्री। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन 2 पाई ऑल्सो। हमने क्या किया, एवरेज निकालना है, आई एवरेज इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई डी थीटा। चलिए सभी स्टूडेंट बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सीख ले, ध्यान से सीख ले। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा होता है। ध्यान से सुने बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी डी टी माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं यहां पे एक बार डिस्कस करूंगा बोर्ड पे तो और भी समझा दूंगा आपको मैं। तो देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक। डी थीटा का थीटा आया 0 से 2 पाई तक। चेक कीजिएगा, आई एवरेज माइनस साइन बाहर निकला, कॉस थीटा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। देखो बच्चों थीटा 0 से 2 पाई, देखो पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, लोअर लिमिट रखी जाती है। तो पहले रखी जाती है अपर लिमिट, और बाद में कौन सी लिमिट रखी जाती है, तो बाद में रखी जाती है लोअर लिमिट। पहले रखी जाती है अपर लिमिट, बाद में रखी जाती है लोअर लिमिट। आई एवरेज माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिवाइड बाय 2 पाई माइनस 0। तो देखो आई एवरेज कॉस 2 पाई कितना होता है, +1, कॉस 0 1, 2 पाई, ये आंसर 0 आता है। देखिए मैं आपसे यहां पे कुछ 2-3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के शेयर कर देता हूं, अगर हो सकता है किसी बच्चे को वैल्यूज याद ना हो तो कॉस पी पाई की वैल्यू -1 की पावर p होती है। p की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कॉस 1 पाई कर दीजिए तो -1 की पावर 1 -1 आएगा। कॉस 2 पाई कर दीजिए -1 की पावर 2 +1 आएगा। तो यहाँ कॉस 2 पाई था, मैंने कॉस 2 पाई क्या कर दिया +1,
कॉस 0 कर दीजिए, 0 इंटू पाई, तो ये वैल्यू आती है -1 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 +1 होता है। तो cos 2 पाई, cos 2 पाई +1, cos 0 देखो कितना हो गया, cos 0 +1 +1 -1 +1 0, तो एवरेज वैल्यू 0 आई। देखो ये बात जो एवरेज वैल्यू 0 आई, वो एवरेज वैल्यू को ऐसा भी समझा जा सकता था। पता कैसे समझा जा सकता था? तरीका देखो, आई एवरेज एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ दैट मे बी वीटी ग्राफ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। देखो यहां पर जितना पोर्शन पॉजिटिव है उतना ही पोर्शन नेगेटिव है। देखो यहां पर जितना पोर्शन पॉजिटिव है उतना ही पोर्शन नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव एरिया निकाल लो तो 0 आएगा, डिवाइड बाय टाइम कितना, तो जो भी टाइम इंटरवल होगा आप उस टाइम इंटरवल या एंगल के बारे में बात कर लेंगे। अब 0 बाय एनी नंबर कर लें आप, तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो ग्राफ मेथड सजेस्ट करता है भाई, ना सिर्फ ये इसके लिए, आप देखिए इसके लिए भी, इस केस में भी आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मान लीजिए ई एम, ये ओमेगा टी मान लीजिए, ये ग्राफ है ई एम कॉस ओमेगा टी, ई एम कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ऐसी स्थिति में देखिए ध्यान से, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, एवरेज वैल्यू कितनी है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज वैल्यू कितनी? 0 है। इसका देखो एवरेज वैल्यू, यहां से ऐसा ऐसा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, बोलो एवरेज वैल्यू कितनी है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, एवरेज वैल्यू कितनी है? 0 है। वैसे ही ट्राइंगुलर सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी फॉर सॉटूथ वेवफॉर्म ऑल्सो। क्या सॉटूथ वेवफॉर्म के लिए देखोगे आप, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, ये देखिए ध्यान से, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो बताइए एवरेज वैल्यू कितनी निकलेगी? 0 निकलेगी। मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू हमें 0 मिल रही है। पर अगर एवरेज वैल्यू 0 मिल रही है, क्या लेकिन सारी लिमिट्स के लिए मिल रही है? नहीं, एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। कई बार सिंगल टाइम पीरियड के लिए नहीं वैल्यू पूछी जाती है। कई बार देखो कैसे पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि भैया ये आपके पास में इतना ही टाइम पीरियड दे रखा है, ये दे रखा है EM 0 से टोटल होता था कैपिटल T, तो कैपिटल T दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। अब ये पाई बाय ओमेगा टाइम तक के लिए आपको दे रखा है कि बताओ, निकाल के बताओ। सो E इक्वल टू आप जानते हैं EM साइन ओमेगा टी दे रखा है। आई एवरेज निकालना है फंक्शन का, 0 से T तक निकालना है, जो भी इक्वेशन टाइम के टर्म में दे रखी है डिवाइड बाय 0 से T dt। अब देखो आई एवरेज निकालना है, तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T, जो भी T की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, दैट इज यहां पर T की वैल्यू कितनी है? पाई बाय ओमेगा, EM साइन ओमेगा T। बेसिकली मैंने आई एवरेज के प्लेस पे E एवरेज लिखना चाहिए यहां पे, E एवरेज, ठीक है। 0 से T मतलब पाई बाय ओमेगा इंटू dt। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम करते हैं यहां से EM कॉमन निकाला तो EM कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय ओमेगा तक, ये आ गया साइन ओमेगा टी dt, और 0 से पाई बाय ओमेगा dt। अच्छा, जिसको इंटीग्रेशन नहीं पता सीख लो भाई, अभी सीख लो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइन ओमेगा टी dt होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, टी का कोफिशिएंट जो भी होता है वो नीचे आता है। इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी dt क्या होता है? तो कॉस ओमेगा टी होता है प्लस साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय टाइम, नीचे ओमेगा आता है। इंटीग्रेशन dt क्या होता है? तो t होता है। ई एवरेज चेक करें, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी के लिए माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेके कितना? पाई बाय ओमेगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके पाई बाय ओमेगा। ई एवरेज EM अपॉन ओमेगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं, माइनस साइन भी बाहर निकाल लिया, कॉस ओमेगा टी, वैल्यू पुटअप करते हैं 0 से लेके पाई बाय ओमेगा, t वैल्यू पुटअप करते हैं 0 से लेके पाई बाय ओमेगा। चलिए करते हैं वैल्यू पुटअप, ठीक है। सो वैल्यू पुटअप करने पर क्या वैल्यू आएगी चेक करो ध्यान से। ई एवरेज
माइनस EM अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे 0, पाई बाय ओमेगा माइनस 0, ऐसा लिखा जा सकता है। ई एवरेज माइनस EM अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई माइनस कॉस 0 पाई बाय ओमेगा, इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, ई एवरेज आ चुका है माइनस EM अपॉन पाई, कॉस पाई -1 होता है -1, -1 कितना होता है -2, माइनस माइनस प्लस 2, ट्वाइस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय पाई, ट्वाइस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय पाई। देखो यहां ध्यान से, ट्वाइस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय पाई। पाई को कई बार 22/7 पे लिखा जाता है, पाई को कई बार 22/7 पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप चाहें कई बार रिप्रेजेंटेशन V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी होगा। आपसे कहा जाएगा हाफ साइकिल के लिए बताओ, हाफ साइकिल के लिए बताओ कितना आएगा, तो आप आंसर देंगे ट्वाइस VM अपॉन पाई, ये आ गया एवरेज वैल्यू। पाई 22/7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 VM अपॉन 22, तो ये आ गया 7 VM अपॉन 11, इसे लिखा जा सकता है 0.693 समथिंग, 0.69 समथिंग। अब V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी आ गया। I इक्वल टू हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, इसे कहा जा सकता है IM मैक्सिमम वैल्यू। I एवरेज इसके लिए निकाला जाएगा ट्वाइस IM अपॉन पाई, ट्वाइस IM अपॉन पाई, 7 IM अपॉन 11, 0.69 समथिंग IM। मतलब एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू आता निकल कर है। देखो मैं आपसे कहूंगा कि ये वैल्यू बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इससे आप याद कर लें। मतलब ये वैल्यू कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई है कि बताओ ये वैल्यूज कितनी होती है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम किए गए। देखिए बच्चों, अब यहां पर क्या कहा गया आपसे, इसमें कहा गया है कि आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे हम बात करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब क्या, पहले किसी भी फंक्शन का स्क्वायर करो, टाइम पे डिपेंड होगा, स्क्वायर कर दो, मीन निकाल दो, अंडर रूट ले लो, फंक्शन का RMS वैल्यू आ जाता है। करंट का RMS वैल्यू अंडर रूट, स्क्वायर करो, मीन निकालो। मतलब RMS अगर निकालना है तो अंडर रूट T1 से T2 जो भी फंक्शन होगा स्क्वायर करके उसका मीन निकाल के अंडर रूट लेकर वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, चेक करें। पहले हमारे पास I इक्वल टू क्या दे रखा है, I इक्वल टू दे रखा है IM साइन ओमेगा टी, स्क्वायर करना मतलब I स्क्वायर IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा cos 2 थीटा एक फॉर्मूला होता है जिसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जिसे लिखा जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद नहीं है तो याद कर ले इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, तो साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के प्लेस पर विदाउट स्क्वायर टर्म सॉल्व करना आसान होगा। साइन स्क्वायर के टर्म को सॉल्व करने के प्लेस पर, क्योंकि यहां पे आगे में इंटीग्रेशन करना है, चेक करो क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर के टर्म को इंटीग्रेट करने के प्लेस पर विदाउट स्क्वायर टर्म को इंटीग्रेट करना आसान होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के प्लेस पे ओमेगा टी है तो cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 - cos 2 ओमेगा टी। So sin square omega t can be written 1/2 minus cos 2 omega t upon 2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। This is the value for sin square omega t। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे T1 से T2। अब मैं साइन के लिए कहां से कहां तक सॉल्व करना पसंद करूंगा, मतलब कहां से कहां तक करना है, पहले एक साइकिल के लिए निकाल लेते हैं 0 से t के लिए, जिसे 2 पाई बाय ओमेगा भी लिखा जाता है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आ रहा था, लेकिन यहां पर एवरेज वैल्यू 0 नहीं आएगा, RMS 0 नहीं आएगा। तो पहले आप क्या करो, इसे कॉपी कर लो। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, कहां से कहां तक।
तो देखिए फंक्शन स्क्वायर, इसका मीन निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम अंडर रूट ले लेंगे। 0 से कहां तक? 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक। ये क्या है आपके पास में? करंट आ रहा है Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ये आपके पास में डी टी अवेलेबल है। चलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा गया? आई स्क्वायर टी, मीन निकालना है। Im स्क्वायर 0 से 2 पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन लिख देता हूं मैं, टी 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, अब हम Im स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्क्वायर करो फिर मीन लो। Im स्क्वायर और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा डी टी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 1 साइकिल के लिए। अच्छा मैं यहां से 1/2 भी कॉमन निकालूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बार बार मुझे 1/2 लिखना नहीं पड़ेगा। सो 1/2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना, तो नीचे 2 आ गया। ये आ जाता है आपके पास में cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी डी टी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी अपर लिमिट 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस साइन लगेगा फिर लोअर लिमिट, तो 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन लगेगा लोअर लिमिट। चलिए समझते हैं। आई स्क्वायर टी बार Im स्क्वायर बाय 2, ध्यान से देखें, मैं अभी बता चुका था कि ये कॉस का फंक्शन है और कॉस का 1 साइकिल के लिए, ग्राफिकली देखो कॉस का 1 साइकिल के लिए यहां से यहां तक 0 से पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, 1 साइकिल के लिए वैल्यू 0 आएगा, दिस वैल्यू विल बी 0। सो हो जाएगा 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, वापस से डी टी, ये आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। वापस आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? स्क्वायर करो, मीन लो, Im स्क्वायर अपॉन 2, डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखो, आई स्क्वायर बाय टी, Im स्क्वायर बाय 2, 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो माइनस 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। स्क्वायर करके मीन वैल्यू जो आई वो आई आपके पास में Im स्क्वायर बाय 2। ठीक है, स्क्वायर किया फिर मीन लिया, क्या किया? स्क्वायर किया फिर मीन लिया, स्क्वायर किया फिर मीन लिया, Im स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब Im स्क्वायर बाय 2 आ गया, अब हमें इसका अंडर रूट लेना है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पहले स्क्वायर किया फिर मीन ले लिया, अब रूट ले लो साहब। तो चलो अंडर रूट ले लेते हैं। IRMS स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, मीन लिया, मीन ले लिया, IRMS फिर उसका स्क्वायर किया था, मीन लिया था, उसका अंडर रूट ले लो सर। IRMS इक्वल टू अंडर रूट Im स्क्वायर बाय 2, IRMS की वैल्यू आ जाती है आपके पास में Im बाय अंडर रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ Im बाय अंडर रूट 2। इस तरह से इसे निकाला जा सकता है। देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, समझना ध्यान से है ना, कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ये नहीं बताया जाता है प्रॉब्लम्स के अंदर कि वो आरएमएस वैल्यू है या उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आप देखो आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों में रिलेशन आ गया। तो अगर ये ना बताया जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि जो करंट गिवन है वो कौन सा है, तो आप उसे आरएमएस मानेंगे। क्या मानेंगे? आरएमएस मानेंगे। आरएमएस की मदद से मैक्सिमम निकाला जा सकता है। अब देखना ध्यान से है ना, एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, बोर्ड के अंदर भी फ्रेम हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हुआ है। कौन सा करंट डेंजरस होता है, एसी या डीसी, सेम वोल्टेज के लिए। जैसे मान लो 220 वोल्ट डीसी की बात कर लो, 220 वोल्ट एसी की बात कर लो। तो डीसी की बात करेंगे तो डीसी का तो 220 वोल्ट 220 ही होगा 220, पर ये दे रखा है वीआरएमएस, तो बेसिकली ये 220 वोल्ट है, गिवन नहीं है कि कौन सा है, तो वीआरएमएस मानना है। अब इससे आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? वीआरएमएस इक्वल टू वीएम बाय रूट 2।
सो 220 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू Vm, और यहां पे डायरेक्टली वोल्टेज की वैल्यू 220 है, ये डीसी। तो देखो 220 डीसी और मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर करके देखो तो 220 में से बड़ा कौन आता है? 220 √2 बड़ा आता है, और √2 1.414 लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो 220 में से ये बड़ा होता है, इसलिए 220 दिख रहा है। किसी ने कह दिया एसी और डीसी में से डेंजरस कौन है, तो खतरनाक होगा डीसी या एसी, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा खतरनाक होगा? अल्टरनेटिंग करंट खतरनाक होगा। देखो कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, कहानी में कुछ और बातें हैं, ट्विस्ट है। देखिए IRMS IM बाय √2, इसे ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, √2 IM एक और बार √2, ये हो गया √2 IM अपॉन 2। IRMS √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइड बाय 2 IM। सो IRMS कितना हो जाएगा? 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। देखो 7, ठीक है, 0.7 वापस से आपके पास में बचता है 0, दैट इज वंस अगेन 7 मैक्सिमम वैल्यू का। वैसे ही VRMS भी लिखा जा सकता है, VRMS इक्वल टू VM बाय √2, ठीक है, VM बाय √2। इसके साथ साथ देखो और क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 0.707 VRMS। देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट की बारीकियां बोर्ड पे समझने के बाद में मैं थोड़ा सा रिव्यू करवाना चाहूंगा आपको। देखिए हम लोग ये बात कर चुके हैं कि करंट की इक्वेशन I0 sin ω t होता है, ओमेगा 2πf लिखा जा सकता है, 2π/t लिखा जा सकता है, जो कि मैं बोर्ड पे डिस्कस कर चुका था। ये ना केवल करंट, ये केवल वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल बातें होती हैं। ग्राफ ये I और V का ग्राफ जो है, ये साइन के टर्म में बताया गया ग्राफ है। इसे पॉजिटिव साइकिल बता चुका था मैं आप लोगों को, और इससे मैंने आपको नेगेटिव साइकिल के बारे में बात की थी। टोटल टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल टाइम पीरियड बता चुका हूं मैं। साथ साथ ये भी बता चुका हूं कि ये T/2 है आपके पास में हाफ, और इसका भी हाफ, ये T/4 आपके पास एक्सेस करता है। हमने ये देख लिया कि पीक वैल्यू किसे कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू कहा जाता है। मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, इसके बारे में मैं अभी आपको डेरिवेशन जस्ट कंप्लीट किया, तो मैंने RMS से जस्ट लास्ट वाला जो पॉइंट बताया था वो यही था, स्क्वायर करो फिर मीन लो, तो I0² 2 होता है मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक अगली स्टेप हमने क्या किया था, I0 √2, क्योंकि इस वाले टर्म को, ये जो मैं एरो से बता रहा हूं, इसको आपने अंडर रूट लिया था। ये बताया था 0.707 I0 या 70% AC RMS वैल्यू, वो वैल्यू हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% वैल्यू की हम बात कर रहे होते हैं। सेम वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एवरेज और मीन वैल्यू के बारे में मैं चर्चा कर भी चुका हूं आप लोगों से। 1 साइकिल के लिए, अगर हाफ साइकिल के लिए आप निकालते हो तो एवरेज वैल्यू 2 I0 अपॉन पाई आती है, जिससे 0.637 I0 लिखा जाता है, जिससे 63.7% लिखा जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RMS बड़ा है, नहीं ना कि एवरेज बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज वैल्यू, अब यहाँ एक और बात नोटिसेबल है बच्चों, तो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। ये बात ध्यान रखिएगा, RMS वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है या ऐसा इफेक्टिव वैल्यू कहा जाता है। जब भी ऐसा ना बताया जाए, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी कहा था कि क्या दिया हुआ है, तो आपको हमेशा समझना है क्या दिया हुआ है, RMS वैल्यू दिया हुआ है। AC मीटर एंड वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर द RMS वैल्यू। प्रिंटेड ऑन द AC सर्किट आर द RMS वैल्यू। जितने भी AC सर्किट होंगे वहां पर RMS वैल्यू दी जाती है। हमारे घर में जो हम यूज करते हैं AC सप्लाई, वो 220 वोल्ट होता है, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। वो कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने बताई थी आपको 200√2, जिसे कि 311 वोल्ट कहा जाता है। अब मैंने ये बात भी आपसे बोर्ड पे डिस्कस कर दी थी कि RMS वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू द वैल्यू ऑफ DC व्हेन पास्ड थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ गिवन टाइम विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ये बात मैं आपसे भी बोर्ड पे चर्चा करूंगा, है ना। ये डेरिवेशन एक तरह का, ये आपको हर किताब में मिलेगा। व्हेन यू विल रीड द HC वर्मा आल्सो यू विल गेट द पर्टिकुलर डेरिवेशन आल्सो। किसी भी टाइप की किताब को आप स्टडी करो, वहां पे मिलने वाला है आपको। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब समझा देता हूं मैं। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब देखो, यहां से था ये -V0, ये रहा -V0, ये रहा आपके पास +V0। तो -V0 से +V0 के बीच का जो गैप है टोटल, -V0 से +V0 2V0 हो जाता है, उसे कहा जाता है पीक टू पीक वैल्यू। देखो यहां से पीक टू पीक वैल्यू में V0 +V0 2V0 या 2√2 VRMS, जिसे 2.82 टाइम्स ऑफ VRMS कहा जाता है।
देखो वेव फॉर्म, कुछ बातें याद रखना, ये बातें मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कहा जाता है इससे। इसके लिए आरएमएस वैल्यू I0/√2 होती है, एवरेज वैल्यू 1 साइकिल के लिए नहीं होती है, 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू होती है। एक फैक्टर जिसे आपको याद रखना है, यहां पे दो फैक्टर डिफाइन किए गए हैं, एक है फॉर्म फैक्टर और देखिए पीक फैक्टर। भाई आरएमएस वैल्यू का एवरेज वैल्यू का रेशो जो कहलाता है उसे फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। वापस याद रखना बच्चों, ये नया टर्म है फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशो को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के रेशो को पीक फैक्टर कहा जाता है। तो देखो आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू देखो चेक करो यहां पर क्या है, I0/√2। एवरेज वैल्यू कितनी है, 2I0/π। दोनों का रेशो निकाल लो, 1.1 आता है। ये वेव है तो एसी पर हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव है, जो कि मैं रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर चैप्टर में आपसे जरूर चर्चा करूंगा। अब यहां पर इसके लिए I0/2 क्योंकि हाफ साइकिल की बात की रही, और हाफ साइकिल के लिए I0/π जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो I0/π एवरेज वैल्यू आपको 1 साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली गई है, नॉट फॉर हाफ साइकिल। फॉर्म फैक्टर इसके लिए आता है π/2 दैट इज 1.57 और पीक फैक्टर निकल कर आता है इसके लिए 2। देखिए ये फुल वेव रेक्टिफाइड वेव है, फुल वेव रेक्टिफाइड वेव है। फुल वेव रेक्टिफाइड के लिए आपको दो वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू जब आप निकालते हैं तो आपको मिलती है V0/√2 I0/√2 2I0/π π/2√2 और ये आपके पास में √2 निकल कर आती है। एकमात्र स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पल्स ऐसा है जिसके लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सेम होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, कौन सा पल्स ऐसा पल्स है जिसके लिए आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होती है, तो आप कहेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पल्स ऐसा होता है जिसके लिए आरएमएस वैल्यू सेम होती है, जिसके लिए फॉर्म फैक्टर, जिसके लिए पीक फैक्टर दोनों भी कैसे होते हैं, दोनों भी सेम होते हैं। ये दोनों बातें हम कर चुके हैं बच्चों। अब आया समय न्यूमेरिकल का। अब हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, शॉर्टकट्स से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। एक बार छोटा सा मैं बोर्ड पर रिव्यू करवाऊंगा आपको शॉर्टकट का कि भाई क्या किस तरह से शॉर्टकट निकालने आंसर। और मैं जिन बच्चों को, देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, आ तो जाते हैं 12th क्लास में लेकिन 11th क्लास का नॉलेज कैरी ऑन करके नहीं आते। तो कई बच्चों को इंटीग्रेशन में तकलीफ हो सकती है, कई बच्चों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में तकलीफ हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो भी टैग्स लगे हुए उन टैग्स के नीचे सबसे पहले मैंने एसी से जो भी आप बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको डिफरेंशिएशन में पहले ट्रिग्नोमेट्री में तकलीफ है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का 1 hour 10 minutes के आसपास का एक लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो मैंने डाला हुआ है। दूसरा लेक्चर, और उसमें भी उसको कहां से कहां तक के पोर्शन पे देखना है ये मैंने बताया हुआ है, किस मिनट से लेकर किस मिनट तक आपको देखना है, इसके बारे में मैंने बात की हुई है, क्योंकि मैंने उस वीडियो के चैप्टर्स बनाए हुए पूरे। तो आप जब इस वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, चैप्टर में लिखा हुआ है किस टाइम से किस टाइम तक आपको देखना है, तो आपको एसी के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है उसमें मदद मिल जाएगी। दूसरा, उसके नीचे एक और लेक्चर है ग्राफ का लेक्चर। ग्राफ का लेक्चर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्राफ अभी भी क्लियर नहीं होते, 12th में आ गए तो भी। तो 12th में आ गए, ग्राफ के 4 वीडियो हैं टोटल मिला के, उसमें से जो वीडियो हमारे काम के हैं उस वीडियो का लिंक यहां पर अवेलेबल है, उससे जाके जरूर देखें। क्योंकि बच्चों जब तक टॉपिक के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक हम टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलें बोर्ड पर चलें, सीखें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने कहा था पहले आप इंटीग्रेशन मेथड सीखेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो तरीका ये रहेगा, एवरेज वैल्यू निकालना तो ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ निकालना पड़ता है, टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, हम ये बात कर चुके हैं पहले भी। देखिए 4 तरह के क्वेश्चन मेनली मेंस और नेट लेवल तक आते हैं जहां पर आप इंटीग्रेशन की बात नहीं करते हैं, जहां आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इन चारों के अलावा अगर कोई नया फंक्शन दिया रहेगा तब इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, तब शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो इसमें ऐसा पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा सॉटूथ वेवफॉर्म और चौथा स्क्वायर पल्स है। तो साइन कॉस, साइन के लिए हाफ साइकिल, फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्क्वायर निकालो फिर मीन करो, मीन ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, मीन ऑफ स्क्वायर, या जिसे बोलते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर करना है फिर एवरेज निकालना है, मीन ऑफ स्क्वायर बोला जाता है। तो भाई देखो जहां मैंने एवरेज की बात की तो बोला था जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एरिया 0, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, देखो पॉजिटिव ऊपर है, जितना पॉजिटिव ऊपर उतना नेगेटिव, एरिया 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से 0 है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव 0, जितना पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो देखो सबका एवरेज क्या आ रहा है 1 साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए 0 ही आ रहा है। कॉस के लिए देखो, कॉस के लिए गौर करना है इस बात पे कि जितना, ये देखो मैं डैश लाइन से बता रहा हूं, जितना पॉजिटिव है ऊपर वाला उतना ही नेगेटिव है।
जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। अब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, मतलब अभी भी जीरो आ रहा है एवरेज। तो देखो कॉस के लिए एवरेज अभी भी हाफ साइकिल के लिए भी जीरो आता है, फुल साइकिल के लिए भी जीरो आता है। बाकी तीनों केसेस में जीरो नहीं है। साइन के लिए मैं डेरिवेशन करके बता चुका हूं, वो आता है 2I0/π। सॉटूथ के लिए हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मैं याद करने को कहूंगा। कैसे याद करें आप, I0/2 होता है, इसे याद करें आप I0 होता है, ठीक है। ये तो हो गया। तो हमने पहले एवरेज समझ लिया। अब मीन ऑफ स्क्वायर की वैल्यू याद कर लीजिए आप। मीन ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल। स्क्वायर होता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली सेम वैल्यू आती है। I0²/2, 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 I0²/3 सॉटूथ के लिए, I0²/3। और किसके लिए, स्क्वायर के लिए या रेक्टेंगुलर पल्स के लिए इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है, I0², I0²। बच्चों अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो आपको ये बात पता है कि मीन ऑफ स्क्वायर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है जिसे हम कहते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इन सबके लिए निकाली जा सकती है। तो रूट मीन स्क्वायर निकालने का तरीका देखो क्या होगा। रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू का अंडर रूट लेना है। हाफ साइकिल के लिए मैं इन सब का अंडर रूट ले लेता हूं और इन सब का अंडर रूट लेकर आपको कह देता हूं कि ये सारी वैल्यू RMS वैल्यू है। बस ऊपर की हेडिंग चेंज कर दूंगा मैं, और क्या है, RMS, ठीक है। RMS मतलब क्या, IRMS। तो IRMS साइन के लिए भी कितना आता है, तो I0/√2 आता है, I0/√2 आता है। इसमें कितना आता है, I0/√3 आता है। इसमें कितना आता है, I0/√3 आता है। I0 आता है, सिर्फ I0 आता है, ठीक है। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। 2-3 बातें और याद कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से बहुत जरूरी है। आपको मेनली साइन और कॉस में एक प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, मेनली हमेशा आएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेनली दिए जाते हैं। तो मेनली जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं उसमें साइन ω_t आता है, कॉस ω_t आता है। अब साइन ω_t कॉस ω_t की बात करें तो ग्राफ याद होना चाहिए, पहली बात ये ग्राफ ऐसा है और कॉस ω_t का ग्राफ ऐसा है। 0 से कैपिटल T ये आ जाता है आपके पास में T/2, ये आ जाता है 3T/4। 0 से कैपिटल T ये आ जाता है आपके पास में T/2, ये आ जाता है T/4 और ये आ जाता है 3T/4। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना। पहले हम 0 से T/2 के बारे में बात करते हैं, हाफ के बारे में। तो भैया 0 से T/2 के बारे में देखो साइन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है 0 से T/2 के बारे में। साइन कॉस की वैल्यू कैसे आ रही है 0 से T/2 के बीच, ये 0, एक मिनट रुकेगा, 0 से T/2 है ना, यहां से यहां तक T/2, ये T/2, ये पॉजिटिव इतना नेगेटिव। तो एवरेज वैल्यू निकालना हो तो साइन ω_t की एवरेज वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो ये ध्यान रखना 2/π आएगी। एवरेज वैल्यू कॉस की निकालना हो तो ये ध्यान रखना एवरेज वैल्यू 0 आएगी। और 1 साइकिल के लिए निकालना हो तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। फॉर वन साइकिल 0 से लेकर t की हम बात करें तो साइन ω_t की वैल्यू साइन बार 0 आएगी, कॉस ω_t की वैल्यू कॉस ω_t बार 0 निकल कर आएगी। एक और बात याद रखना कि साइन स्क्वायर ω_t की वैल्यू और कॉस स्क्वायर ω_t की वैल्यू का बार, साइन स्क्वायर ω_t देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ω_t का बार 1/2 आता है, एवरेज निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर ω_t का बार वापस से 1/2 आता है। सॉल्व करके देखेंगे, इसे याद करना है। इतना अगर आपने याद कर लिया क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने वाले हैं आपसे। तो चलते हैं समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। बच्चों बात ऐसी है कि मैं वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का वीडियो है वो अलग से शूट करूं। मतलब मैं इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूं वो प्रॉब्लम का वीडियो रहेगा पूरा के पूरा। तो उससे पहले मैं समराइज कर रहा हूं इसी के बारे में, ठीक है, ऐसी जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मैं आपको ये बातें जो बोर्ड पे लिखी हुई है ये बात मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं EMI के अंदर, ठीक है ना, ये मैंने डिस्कस किया हुआ EMI के अंदर। अब देखिए ये स्टार्टिंग से मैं बता चुका हूं आप लोगों को, E = E0 sin ω_t, E0 की वैल्यू NBA होता है और ये डिस्कशन हो चुका है। आपके रेफरेंस के लिए नोट्स बनाने के लिए मैंने दिया हुआ है, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, कुछ बातें जो कवर नहीं होगी ये भी कवर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले इसका। ये पूरा कवर हो चुका है, इसके बारे में बता चुका हूँ, ये भी कवर हो चुका है, फॉर्म फैक्टर कवर हो चुका है। हाँ, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें
आपके बेनिफिट की है और ये बातों पे हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा होता है, एसी करंट कैन बी मेजर्ड बाय एसी एमीटर। एसी एमीटर का नाम होता है हॉट वायर एमीटर। ये आरएमएस वैल्यू को, आरएमएस करंट को मेजर करता है। और साथ साथ में जो एसी एमीटर होता है जिसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसी एमएफ जो मेजर किया जाता है वो वोल्टमीटर जो होता है वो एसी वोल्टमीटर होता है, उसका नाम भी हॉट वायर वोल्टमीटर होता है। और ये भी जो आपको मेजर करके देता है उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और इसलिए जो कैलिब्रेशन किया जाता है किसका, हॉट वायर वोल्टमीटर का, बहुत क्लोज रखा जाता है स्टार्ट के, लेकिन जैसे जैसे दूर जाता है, जैसे जैसे दूर जाता है उसे अवे रखा जाता है। मैं जानता हूं ये बात आपको अभी फिलहाल क्लियर नहीं है और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इतना ही सफिशिएंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सिलेबस में नहीं इसलिए हम इस पर चर्चा भी नहीं कर सकते। डीसी इंस्ट्रूमेंट जब भी अप्लाई किए जाते हैं तो एसी में कनेक्ट करने पर उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। डीसी इंस्ट्रूमेंट, डीसी वोल्टमीटर, डीसी एमीटर, एसी क्वांटिटीज को डीसी से मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि एसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू 1 साइकिल के लिए कितनी आती है तो मैं बता चुका हूं, वो 0 वैल्यू है। अब एसी जो होता है हीटिंग इफेक्ट शो करता है, केमिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने में एसी को मतलब उतना प्रॉपरली शो नहीं कर पाता, या कह लीजिए शो ही नहीं करता। कारण क्या होता है, तो हीटिंग इफेक्ट में ये जो मैं डिस्कशन करूंगा ये भी सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि एसी का जो डिस्कशन होता है वो हीटिंग इफेक्ट के लिए तो किया जाता है लेकिन मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट के लिए क्यों नहीं किया जाता। तो पहले ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि भैया हीटिंग इफेक्ट के लिए एसी यूज होता है लेकिन मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये बात 13 नंबर का पॉइंट भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होगा, ठीक है, जिसमें मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। और आइए देखिए और कुछ बातें हैं, या बातें हैं, कुछ बातें जो मैं बता चुका हूं बोर्ड पर, सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं, नोट्स के हिसाब से आपको मैं बताया हूं। यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज एसी डीसी के आप जरूर पढ़ के रखें। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझता है तो आप जरूर मुझे बताएं, आई विल डिस्कस फॉर दैट, ठीक है। तो आप वैसे तो ऐसे कोई बात नहीं इसमें जो समझ में नहीं आने लायक है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मुलाकात करूंगा एसी के प्रॉब्लम्स को लेकर। आई विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एसी। जो टॉपिक आज कंप्लीट किया है उसी के हम उस पर पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।